बारे में। तो फ्रेंड देखिए, संगम राज या संगम काल, जिसे संगम काल भी कहा जाता है, तो उसमें हम देखें बेसिकली हम पढ़ते हैं चोल, चेर और पांड्या। तो ये तीन जानों के बारे में पढ़ते हैं। चोल साम्राज्य के बारे में, चेर साम्राज्य के बारे में और पांड्यन साम्राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं संगम काल में। तो देखिए, संगम काल को संगम काल क्यों कहते हैं, संगम क्यों कहते तीनों को? तो देखिए, ऐसा होता था कि पुराने समय में क्या होता था, जैसे हम पुराने समय की बात करें तो उस वक्त क्या था कि जो तमिल कवि थे, प्राचीन काल में ऐसा था कि जो तमिल कवि थे वो सभाएं करते थे। यानी कि तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर सभाएं आयोजित की जाती थी और वो सभाओं में क्या करते थे, बहुत सारे विषयों पर विचार करते थे। यानी कि जो तमिल कवि थे वो सभाएं बुलाते थे, मीटिंग्स बुलाते थे, तो उन पर वो काफ़ी विषयों पर वो विचार करते थे। तो इसलिए इन सभाओं को संगम के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि संगम नाम कैसे पड़ा, तो इन्हीं के नाम पर ये पड़ा। तो जो सभाएं होती थी उनको संगम कहा जाता था। उसके बाद देखिए, 16वीं ईस्वी से लेके 250 ईस्वी के बीच में इस तरह की तीन सभाएं जो थी वो आयोजित की गई थी। तो इसलिए इन्हें संगम काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि देखिए, जब तमिल कवि थे तो वो सभाएं करते थे समय समय पर, तो उनको संगम कहते थे। अब देखिए, 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के बीच में तीन सभाएं होती हैं, तो इसे इसलिए संगम काल कहते हैं। अब देखिए, ये कहाँ पे होती थी संगम, ठीक है, कहाँ पे होती थी आयोजित? ये मदुरई के कपाटपुरम में, मदुरई के, यानी कि जो तमिलनाडु में मदुरई है उसके कपाटपुरम में इन सभाओं का आयोजन किया गया था। यानी कि जो 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच में जो सभाएं थी वो मदुरई के कपाटपुरम में आयोजित की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मैं आपको इसमें बताऊंगा वो लिखा है वो तो आपको समझाऊंगा ही, जो यानी कि लिखा है वो तो मैं आपको समझा दूंगा, बट इसके अलावा आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा जो इसमें लिखा नहीं होगा। तो आपको वो, आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, तो या आप इसे ऐसे ही याद कर सकते हो। तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको अच्छे से कराऊँ, जो लिखा है वो तो पढ़ाऊँ, साथ में आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूँ कि ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो पूरा वीडियो देखें एंड तक, इसमें पूरे वीडियो आके आपको पूरा चेर साम्राज्य समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो का मैं 3 पार्ट बनाऊँगा, पहला चेर साम्राज्य का, फिर चोल साम्राज्य का, फिर संगम और फिर पांड्या साम्राज्य का। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, पहली बात है चेरा साम्राज्य की। चेरों, चोलों और पांड्यों की राजशाही को माना जाता था कम से कम बाद के युग में प्राचीन काल की प्राचीनता के लिए, और संगम की कविताएं उन सभी की चिंता को महान युद्ध की घटनाओं के साथ खुद को जोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए, यहाँ पे बात आई है ना, उन सभी यानी कि संगम की कविताएं, संगम का मतलब है कि चोल, चेर, पांड्या। यानी कि जब तमिल कवि, इन तीनों साम्राज्य के, जब जो तमिल कवि थे जब आपस में मीटिंग करते थे, जिन्होंने 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच में तीन मीटिंग की थी, तो इसे संगम काल कहा जाता था। तो वो युद्ध की घटनाएं को साथ में जोड़ते थे, यानी कि संगम की कविताओं में ये दर्ज है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये जो जो मैंने आपको बताया ना, ये चोल, चेर, जो पांड्या है, ठीक है, ये था कहाँ पे? तो आप यहाँ पे लिखिए, ये था कहाँ पे? देखिए, कृष्णा नदी के दक्षिण में, यानी कि जो कृष्णा नदी है उसके दक्षिण में तमिलकम नाम की जगह थी। ठीक है, मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ऐसे, हाँ, देखिए, कृष्णा नदी के दक्षिण में तमिलकम, ठीक है, तमिलकल नाम के प्रायद्वीप पर स्थित था। ये कृष्णा नदी के दक्षिण में तमिलकल नाम का प्रायद्वीप जो स्थित था, जो तमिलकम था वो तीन भागों में बटा हुआ था, चोल, चेर और पांड्या। एग्ज़ाम में एक प्रश्न आ जाता है कि बताइए कि जो चोल, चेर, पांड्या है, जो विभाजित था, उसको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कौन सा प्रायद्वीप बनेगा? वो था तमिलकम। ठीक है फ्रेंड्स। तो तो इसमें लिखा नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप इसे आसानी से कर पाएँ। तो उसके बाद हम देखते हैं, चलिए, कौरव और पांडव, चेर नरेश। देखिए, जैसे कौरव और पांडव थे ना, पांडव थे,
तो वैसे ही देखिए कि जैसे कौरव पांडव थे आपस में जिन्होंने युद्ध हुआ था, तो वैसे ही चोल चेर पांड्य के बीच में आपस में युद्ध हुआ करता था। देखिए चेर नरेश के बारे में हम सुनते हैं कि उदय उदय गंजरल 130 ईस्वी में थे ये। कहा जाता है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाओं के साथ भोजन कराया और इस तरह खुद को महान खिलाड़ियों का उदयनांजलि का खिताब मिला। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बताइए कि महान खिलाड़ियों का उदयनांजलि किस राजा को कहते हैं? वो कहते हैं चेर वंश के राजा उदय गंजरल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो 130 ईस्वी में थे। इन्होंने क्या किया था, जो कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाएं थी, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र के पास जो सेनाएं थी दोनों, तो दोस्त की भी दुश्मन की भी, तो उनको एक साथ भोजन कराया था दोनों ने, तो इसलिए इन्हें महान राजा की उपाधि दी गई थी। अब देखिए जो इनका बेटा था, अब देखिए इनके बाद जो था ओडेन जरल के पुत्र, यानी कि जब इनका बेटा था नेंदू जरल, ठीक है, तो जिन्होंने मालाबार लागत पर कुछ स्थानीय शत्रुओं के खिलाफ नौसेना की जीत हासिल की और कई यवन व्यापारी को बंदी बना लिया, जिनको कुछ समय के लिए कठोर उपचार किया। उन कारणों के लिए जो स्पष्ट नहीं थे, लेकिन बाद में करने के बाद रिहा कर दिया गया था भारी फिरौती के साथ। देखिए यहाँ पे क्या था, थोड़ी सी लाइन टफ हो रही है, आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए है क्या, जो उदय गंजरल थे, इन्होंने क्या किया था, कुरुक्षेत्र की सेनाओं को, दोनों सेनाओं को साथ में भोजन कराया था। तो इसे महान खिलाड़ी को जो महान खिलाओं का जो उन्हें खिताब मिला था। उनके जो बेटे थे, देखिए उन्होंने क्या किया था कि जब उन्होंने शत्रु के खिलाफ जब जीत हासिल की, तो उन्होंने कई यवन के जो व्यापारी थे, इनकी ग्रीक से थे, उनको बंदी बना लिया, पर बाद में उन्हें छोड़ दिया। देखिए उनके ऊपर क्या था कि कठोर काफ़ी उनको सज़ा दी गई, फिर उनके ऊपर उन्होंने बंदी बना लिया, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। छोड़ा कैसे गया? पैसे लेकर या कुछ रकम लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपनी सेनाओं के साथ शिविर में कई साल बिताए। उसने 7 ताज वाले राजाओं के खिलाफ जीत हासिल की और इस तरह एक अधिराजा के श्रेष्ठ पद पर पहुंचा। आप देखिए कि उन्होंने 7 ताज वाले राजाओं के, 7 ताज का मतलब है कि जिनके अंडर में 7 राज्य हैं, उसके राजाओं को हरा दिया, इस तरह एक अधिराजा के रूप श्रेष्ठ पद पर पहुंच गए। इन कविताओं में उन्हें इमाव रामबन कहा जाता था। जिनके पास हिमालय था, उनकी सीमा के लिए एक उपाधि जो इस दावे से बताई गई थी। अब देखिए जो कविताएं हैं, देखिए जो हमें चोल चेर पांड्या वंश के बारे में कैसे पता चलता है, जो संगम कवि है ना, देखिए हम कहते हैं ना चोल चेर पांड्या, हमें कैसे पता चलता है इनके बारे में? दक्षिणी भारत का इतना इतिहास नहीं है कि हम उसको ऐसे ही पढ़ सकें। जो तमिल कवि ने 100 ईस्वी से 230 ईस्वी के, जो 250 ईस्वी के बीच में जो उन्होंने जो 3 जो किए थे, संगम किए थे, जो इन्होंने मीटिंग्स की थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, इनके बारे में चोल चेर पांड्या वंश के बारे में लिखा था, जिनकी कविताओं से हमें इन तीनों वंश के बारे में पता चलता है। अब देखिए इनकी कविताओं में क्या था कि इमरावलंबन इन्हें कहा जाता था चेरों को, तो इनका मतलब है कि जिनके पास हिमालय वाली सीमा थी, जिनके पास हिमालय था और उनकी सीमा के लिए जो एक उपाधि थी, उन्होंने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की और महान पर्वत के चेहरे पर धनुष का चेहरा उकेरा। काव्यात्मक अतिशयोक्ति का उदाहरण सामान्य नहीं है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या था, उनके पास हिमालय था, चेरों का जो राज था वो हिमालय का जो था, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, उन्होंने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की और उनका देखिए जो उनका जो वो जो कहते हैं ना, यहाँ पे लिखा है ना धनुष क्या है? देखिए धनुष उनका प्रतीक चिन्ह था। धनुष क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह था। उनकी राजधानी को मरदई कहा जाता था, ठीक है, उनकी राजधानी को मरदई कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं जो इनका जो क्षेत्र था वो पश्चिम में कोचीन से लेकर दक्षिणी मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए यहाँ पे राजधानी आप याद रखें, मरदई या मदुरई भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसने समकालीन चोल राजा के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें दोनों राजाओं ने अपनी जान गंवा दी, उनकी रानियों से सती का प्रदर्शन किया। देखिए आपको यहाँ पे बताता हूँ कि पूरी लाइन क्या है। देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि चेर वंश है वो पांड्यों के उत्तर पश्चिम में है। चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में कोचीन से लेकर दक्षिणी मालाबार क्षेत्र फैला हुआ है। देखिए जो आज केरल का नाम है ना, यानी कि केरल का प्राचीन नाम चेर था,
यानी कि चेर कौन सी जगह, नई जगह नहीं है, केरला जो आज नाम है केरल, उसी का पहला नाम क्या था, चेर था। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि चेर जो नाम है वो आजकल वर्तमान समय में किस राज्य का नाम है, या केरल राज्य का सबसे पहले नाम क्या था। ठीक है, अब देखिए चेरों ने क्या किया था, अपनी जो राजधानी थी वो वंजी बनाई तथा करूर को बनाया। यहाँ पे मदुरई भी है, यहाँ पे मरदई भी है। ठीक है, इनकी राजधानी मरदई भी थी और साथ में इनकी जो राजधानी थी वो वंजी भी थी और करूर भी थी। ठीक है, या वंजी भी सीधे याद कर सकते हैं, वंजी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हुआ ऐसा था, अब देखिए हुआ क्या था, चेरों ने क्या किया, 150 यानी कि 150 ईस्वी में चोलों के विरुद्ध क्या किया, आक्रमण कर दिया। इसमें क्या किया कि यानी कि चेर और चोल वंश का आपस में युद्ध हो गया। तो चेरों ने क्या किया कि जो चोल वंश के राजा थे करिकाल, मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है, यानी कि जो चेर वंश ने क्या किया, चोल वंश के जो राजा थे करिकाल, उनके पिता को मार डाला। तो बदले में क्या किया, चोल वंश के जो राजा थे उन्होंने चेर वंश के राजा को मार दिया। यानी कि पहले चेर वंश के राजा ने चोल के राजा थे करिकाल, उसके पिता को मारा, और फिर चोलों ने क्या किया, चोल वंश के राजा ने चेर वंश के राजा को मार दिया। तो इससे क्या होगा कि दोनों का आपस में राज्यों का बीच में समझौता हो गया। ठीक है, तो दोनों का समझौता हो गया। तो जो उनकी रानियाँ थी उन्होंने सती प्रथा अपनाई। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मैं ब्रीफ यहाँ से थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। आपको नाम याद रखना है कि करिकाल। ठीक है, चेल वंश के राजा थे जो करिकाल थे, चोल वंश के राजा। देखिए अदन के छोटे भाई कई हाथियों के कुटटुवन थे जिन्होंने कोंगू पर विजय प्राप्त की और स्पष्ट रूप से एक ही समय के लिए पश्चिमी से पूर्वी समुद्र तक चेरा शक्ति बढ़ाया। अब देखिए जो अदन के छोटे भाई थे, ठीक है, अदन कौन थे, जो चेर राजा, जो चेर हैं, जो उनके राजा थे, ठीक है, जिनको उपाधि प्राप्त थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना, नेंदू जनरल अदन थे। ठीक है, ये उडेन जनरल के पुत्र थे। अब देखिए अदन के जो छोटे भाई थे, यानी कि जो अदन के जो छोटे भाई थे, जो उदेन जनरल के जो पुत्र थे, उनके जो छोटे बेटे थे, तो छोटे भाई के पास क्या था, देखिए कई हाथियों के कुटवन थे। ठीक है, कई हाथी थे, तो जिन्होंने क्या किया, कोंगू पर विजय प्राप्त की और स्पष्ट रूप से देखिए कि पश्चिमी से लेकर पूर्वी सीमा तक, ठीक है, यानी कि जो इनका पश्चिमी पार्ट है और पूर्वी जो पार्ट है वहाँ पर क्या किया, चेर शक्ति को बढ़ाया। अदन के अलग अलग रानियों से दो बेटे थे। ठीक है, उनकी दो रानियाँ थी, उनमें से एक को चेरा के साथ कलंगे उत्सव और ताज के रूप में जाना जाता है। तो उनकी ताजपोशी के समय पहने गए मुकुट में के बारे में कहा जाता है कि यह पलमायरा फाइबर का बना था। देखिए कहते थे कि जो पलमायरा फाइबर का बना है, तो एक फाइबर अलग प्रकार से थी। ताज के लिए तिरस्कृत होना पूरी तरह से नहीं था, जिसमें एक सुनहरा फ्रेम और कीमती मोतियों का उत्सव था, लेकिन राजा को इस तरह के एक असाधारण टेरा को क्यों पहनना था, यह कहीं भी समझाया नहीं गया। देखिए जैसे राजा का ताज होता है तो उनको वैसा ताज नहीं दिया गया ताज पोशी के समय, तो एक अलग से वो पलमारा फाइबर का बना था जो कि ताज लगता नहीं था। तो उनको थोड़ा सा तिरस्कार अपना हुआ, अपमान हुआ कि ये मुझे राजा का जो ताज नहीं पहनाया गया है, तो वो असाधारण सा दिखता था। ठीक है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तगादुर के समकालीन अडिगामन सरदार अंजी के खिलाफ कामयाबी हासिल की और नक्न के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया जिसका क्षेत्र टालू देश में महाभारत मालाबार के उत्तर में था। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे क्या था कि कहा जाता है कि तगादुर के जो अडिगामन सरदार थे अंजी के खिलाफ कामयाबी हासिल की, तो अंजी को इन्होंने अपने कब्जे में किया। देखिए वह भी 7 मुकुटों की माला पहने हुए एक आदिराज था। एकमात्र भौतिक उपलब्धि में वह जश्न मोहरा के सरदार के खिलाफ एक विजय युद्ध था। प्रणार का यह भी कहना है कि सेन गुतुवन से ने खुद को समुद्र पर बहुत ऊंचा किया, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया। यहाँ पे देखिए कि प्रणार है जो राइटर है वो कहते हैं कि सेनु
जो सेन गुतवन है उन्होंने खुद अपना राज्य बहुत बढ़ाया, पर यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहीं पे लिखा नहीं है। उन्होंने समुद्र को वापस चलाने के लिए एक उपाधि दी गई, और इसका मतलब यह निकाला जाता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों को एक सुरक्षा के रूप में समुद्र के पवित्रता को नष्ट कर दिया जो इस पर निर्भर है। यदि ये सही है तो उसने एक बेड़ा बनाए रखा होगा। तो ये ऐसे ये कहते हैं कि जैसे उसने अपने समुद्र का कब्जा किया था, ठीक है, कब्जा तो उसने कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि समुद्र पे कब्जा करने के बाद उन्होंने सीधा ही अपना ही वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ऐसा नहीं कि जो समुद्र जो था वो वैसा ही था, तो उन्होंने बस इसको अपने कब्जे पर किया हुआ था, तो उसको ऊपर उन्होंने क्या किया, अपना देखिए समुद्र के ऊपर कब्जा करने का ये मतलब होता है कि जो भी व्यापार वगैरह होगा तो वो उनके कंट्रोल में ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बात की है ना अडिगामन की। देखिए ये अडिगामन सरदार, ठीक है, समकालीन जो अडिगामन जो सरदार थे, ठीक है, अंजी के खिलाफ। आप देखिए कि जो अडिगामन सरदार थे अंजी के खिलाफ, यानी कि अडिगामन सरदार कौन है? अडिगामन का ये मतलब है हम केवल यह सीखते हैं कि वह घोड़े और हाथी पर एक कुशल सवार था। उसने आदिराज के रूप में 7 मुकुटों की माला पहनी और एक महान योद्धा और कला का उदार रक्षक होने के अलावा किले को घेरने में माहिर था। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जो इनके जो राजा थे वो देखिए कि वो हाथी और घोड़े पर एक कुशल सवार थे, यानी कि वो उनको हाथी घोड़े पर, जैसे वो राजा होते हैं ना कुशल थे, उनको सब कुछ आता था उनके बारे में। तो आदिराज के रूप में, यानी कि उनका देखिए पूरा आदिराज था, यानी कि उनका वो राज था, वहाँ पे उन्होंने 7 मुकुटों की माला पहनी। ठीक है, तो इनके 7 मुकुटों वाला जो है था वो मुकुट पहना। तो एक महान योद्धा थे, कला का उदार संरक्षक थे, तो किले घेरने मारते इनके एक वो एक अच्छे शासक थे। दशक के उपसंहार में कई नए कलाकार शामिल हैं जो पाटनी कल्ट की स्थापना पर सबसे महत्वपूर्ण असर डालते हैं, अर्थात आदर्श पत्नी के रूप में कनगी की पूजा। अब देखिए दशक के बारे में, इनकी उस दशक की हम बात करें तो नए कलाकार शामिल हैं, जैसे देखिए पटनी कल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, पटनी कल्ट की स्थापना अगर बात करें तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जैसे आदर्श पत्नी के रूप में क्या था, वहाँ पे कनगी की पूजा होती थी। तो ये कोई पूजा का है, आपको ये याद रखना है ऐसे ही। ठीक है, पत्नी की छवि बनाने के लिए पत्थर दिव्य पवित्र पत्नी आर्यन सरदार के साथ लड़ाई के बाद प्राप्त की गई और चेरा देश में लाए जाने से पहले गंगा स्नान किया गया। यानी कि देखिए पत्नी की छवि बनाने के लिए क्या करते थे कि वो जो लड़ाई के बाद, जैसे मान लीजिए लड़ाई के बाद कोई राजा किसी रानी से जैसी शादी करता था, तो चेर देश में जाने से पहले क्या करते थे, गंगा में स्नान करवाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब राजा किसी रानी से शादी करता था तो वो चेर देश अपने साम्राज्य पहुंचने से पहले उनको गंगा में स्नान करवाते थे। देखिए इन सभी घटनाओं को कई अलंकरण को के साथ शिल्पादिक आराम में महाकाव्य विस्तार से सुनाया गया है। देखिए जो इनकी जो सभी घटनाएं हैं इनके कई अलंकरण हैं, यानी कि वो एक पार्ट में नहीं है, कई इसके छोटे छोटे सब पार्ट हैं जो शिल्पादिक आरंभ में महाकाव्य विस्तार से सुनाया गया है। हालांकि यह कविता उपसंहार से लेकर दशक तक या महाकाव्य से उपसंहार तक जितना हम कह सकते हैं। कनगी और कोवलन की कहानी की प्राचीनता और लोकप्रियता और काना पिसागा के अन्य और पुराने संस्करणों के संभावित अस्तित्व जो शिल्पादिक कारम से पहले थे काफ़ी अच्छी तरह सत्यापित है, और यह संभावना नहीं है कि सेंगुवटन ने पेटनी के पंथ को व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया और पांड्या और चोल देशों के समकालीन शासकों सीलन के अनुसार उनके प्रयास का समर्थन किया, जैसे कि सिल पादराम राम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अगर हम बात करें कनगी की और कोवलन की कहानी की बात करें तो ये बहुत ये पुराने हैं, बहुत सारे पुराने हैं। ठीक है, ये शिल्पादिक आरंभ से पहले थे, तो काफ़ी अच्छी तरह से सत्यापित थे। और देखिए चेर के साथ जो चोल देश थे, जो पांड्या देश थे, जो इनके जो समकालीन शासक थे, यानी कि जो एक तरफ चेर शासक थे, दूसरी तरफ देखिए जो पांड्या और चोल देश जो थे, जिनके समकालीन जो शासक थे ये उनका समर्थन भी करते थे। ठीक है, समर्थन ऐसा नहीं है कि ये उनके हामी, देखिए ऐसा था चोल चेर पांड्या आपस में क्या था, एक दूसरे लड़ते रहते थे। ठीक है, 3 पीढ़ियों से संबंधित उड़े जाल की लाइन के कुल 5 राजपुत्रों का उल्लेख पर
पड्डे में मिलता है। यानी कि अगर हम देखें उड़या जाल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो राजा थे चेर वंश के, तो उनके हमें 5 राजपुत्रों के उल्लेख के बारे में मिलता है कि उनके 5 जो बेटे थे जो आगे जाके राजपुत्र हुए हैं, तो पड्डरपट्टू में मिलता है। अब देखिए कहा जाता है कि उनकी कुल संख्या 201 थी, जिनमें से कुल योग 201 है, जबकि संपार्श्विक रेखा के एक और 3 राजाओं ने आगे 58 वर्षों तक शासन किया। अब देखिए ऐसा मानते थे कि जो उनके जो 5 राजपुत्र थे, तो आगे जाकर देखिए वो उनकी संख्या 201 थी, ठीक है, तो इतने ही इनकी थे। तो आगे जाकर देखिए 58 वर्षों तक कहते इन्होंने राज किया था। उनके शासनकाल निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकते थे और इसलिए हमें अतिव्याप्ति की बहुत हद तक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चेरा साम्राज्य एक प्रकार की पारिवारिक संपत्ति रहा होगा जिसमें सभी बड़े हुए पुरुषों की हिस्सेदारी थी, जिसे कौटिल्य कुला सांघा कहते हैं, जो एक परिवार समूह है और राज्य संगठन का एक बहुत ही आकर्षक रूप है। देखिए ऐसा कहते हैं कि जो चेरा साम्राज्य था वो एक प्रकार की पारिवारिक संपत्ति थी। पारिवारिक संपत्ति का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक राजा है, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही परिवार ने किसी जगह के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मानते थे, ये एक परिवार का समूह था जो पूरे परिवार को, यानी कि जो पूरे चेर साम्राज्य को चलाता था। इस काल में चोल और पांड्या राज्यों में भी एक समान वंश स्थापित प्रचलित हो सकता था। अब देखिए ऐसे मानते हैं कि जैसे चेर वंश के जो थे, जो पारिवारिक समूह जैसे मानते थे, तो कहते हैं कि ऐसे चोल और जो पांड्या राजा है उनमें भी एक समान वंश प्रचलित हो सकता था, यानी कि एक ही वंश जो आगे बढ़ सकता था चोल और पांड्या में भी। चोलों के लिए इस तरह की धारणा सेनुंग गुटवन के उत्तराधिकारी के युद्ध में हस्तक्षेप को समझाने का सबसे अच्छा साधन था, जिसमें 9 चोल राजकुमारों ने अपनी जान गंवा दी। अब देखिए ये मानते हैं कि जैसे चेर जो राज्य था उसमें पारिवारिक लोग ही राजा बनते थे, तो अगर चोल और पांड्या चाहते थे तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता था, वो भी अपने परिवार को आगे चला सकते। देखिए जैसे ऐसे थे कि जो सेनुंग गुटवन है, ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध में देखिए हस्तक्षेप को समझाने के लिए, यानी कि जो चोल वंश थे जब उनमें हस्तक्षेप उनके पारिवारिक भी जो बीच में हुआ कि कौन राजा बनेगा उत्तराधिकारी के रूप में, तो वे चाहते थे तब वो अपने परिवार को चला सकते थे। तो ऐसा नहीं हुआ क्या था कि जो चोल राज्य थे उनके जो 9 चोल राजकुमार थे उनकी हत्या कर दी गई, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यह इतने सारे शाही नामों की संगीतात्मक कविताओं में घटना के लिए एक प्राकृतिक व्याख्यान भी प्रस्तुत करेगा। सभी 4 पीढ़ियों के भीतर संयोजित किया जाना है। अब देखिए 4 या 5 पीढ़ियों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमें ये सब कैसे पता चलता है, ये सब हमें पता चलता है जो उनकी कविताएं लिखी हुई हैं जो तमिल कवियों ने लिखी थी, यानी कि तमिल कवियों ने जो कविता में लिखा हुआ था उससे हमें चेर वंश के बारे में इतना ही पता चलता है। अब हम बात करेंगे समकालीन चेरा शासक की। तो आपको यहाँ पे मैं देखिए 2-3 नाम बता देता हूँ, देखिए लिख के बताऊँगा आपको मैं। देखिए होता क्या था, सबसे पहले मैं आपको जो चेर शासक है उनके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए जो यहाँ पे सेन गुटवन जो था ना, जो सेन गुटवन था, तो यहाँ पे आपको बात बता दूँ, जो चेर कवि थे ना उन्होंने क्या किया था, शेर गुटवन यानी कि जो शेन गुटवन या सेन गुटवन, ठीक है, जिनको एक और नाम से जानते थे, यानी कि ये जो सेन गुटवन है, ठीक है, इनको लाल शेर के नाम से भी जानते थे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि देखिए जो सेन गुटवन है ना, इनको लाल चेर के नाम से, यहाँ पे शेर लिखो गया तो लाल चेर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ नहीं है। आप देखिए जो सेन गुटवन है, ठीक है, चेर कवियों ने सेन गुटवन को लाल चेर नाम से भी जाना है। अब देखिए उसे सबसे महान चेर राजा बताया गया, यानी कि सेन गुटवन यहाँ पे कौन है, ठीक है, सेन गुटवन यहाँ पे कौन है, ये चेर शासक है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो सेन गुटवन है ना, ये चेर शासक है जिन्हें महान चेर राजा बताया गया है। क्यों, ठीक है, क्योंकि देखिए इन्होंने जो कणगी की जो पूजा है उसकी शुरुआत की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो सेन गुटवन है उन्हें लाल चेर नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए, बताइए कि लाल चेर नाम से किस राजा को जानते हैं, सेन गुटवन, और उसे महान चेर बताया गया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कणगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी।
क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि किस राजा ने पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, तो वो है सेनगुटवन। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सेनगुटवन की बात बता दी। लाल चेर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल चेर किसे कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो इनके प्रसिद्ध राजा थे, यानी कि सेनगुटवन की बात होगी तो इन्हें लाल चेर कहते थे। अभी जो उनके महान जो एक प्रसिद्ध राजा थे, मशहूर थे, उनका नाम था आदि, ठीक है, गेमान। आदि गेमान। हम देखिए राजा के बारे में कई ऊपर पढ़े हैं, तो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको इनका नाम याद रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि सेनगुटवन हो गया, लाल चेर। अब आदि गवान क्या है, ये प्रसिद्ध राजा हैं। इनकी खासियत क्या है कि जो गन्ने की खेती है, जो गन्ने की खेती, यानी कि गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी, आदि गमान ने की थी। देखिए आदि गमान, गे से गमान, गे से गन्ना। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि किस राजा ने गन्ने की खेती शुरू की थी, वो थे आदि गमान, या किस वंश के राजा ने की थी, वो थे चेर वंश के राजा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको यहाँ पे दो फैक्ट याद करने हैं कि जो चेर कवि हैं उन्होंने सेनगुटवन को लाल चेर कहा है, सबसे महान कहा है, क्योंकि उन्होंने कणगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, और जो आदिगमान है उन्होंने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है। तो ये देख सकते हैं। देखिए पिछले 3 दशकों के नायकों और उनके पूर्वजों को उदयन जाल के घर के राजाओं के साथ समकालीन रूप से शासन करने के लिए लिया जाना चाहिए। उनमें से सबसे पहले सुनाई जाने वाली एंडवन और उनके बेटे सेल्वा कांडगोवली अदन है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें उनमें, तो अदन क्या है, ठीक है, अदन जो है वो सबसे जो राजा जो चेर शासक है वो हैं। दोनों ने सामान्य रूप से हाँ, दोनों ने सामान्य रूप से कवियों द्वारा उनकी वीरता और उदारता को, यहाँ देखिए एंडोवन लिखा है तो यहाँ पे सेनगुटवन आप ये कह सकते हैं। ठीक है। तो दोनों ने सामान्य रूप से क्या किया था, उनकी वरीयता, कवियों ने क्या किया था, वरीयता और उदारता के लिए प्रशंसा की। पिता के बारे में कहा जाता है कि वे एक अच्छे पढ़े लिखे विद्वान थे। बेटा कई वैदिक बलिदान किए। मामूली सरदारों में से जो उनके समकालीन थे वो आय और परी थे, और दोनों ने कई कविताओं को मनाया। आय उरिपर कि एक ब्राह्मण कवि का संरक्षक था, और परी ने मित्रता की और एक अन्य ब्राह्मण कपिलर का संरक्षण किया, और जिसने परी की मृत्यु के बाद ही चेरादल की मरम्मत की। कहा वहाँ अण्वन के बेटे द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिनकी उन्होंने 10वें के 7वें शतक में प्रशंसा की। आय तमिल देश के कई हिस्सों में शासन करने वाले कई वेल सरदारों में से एक था। देखिए जो आय है और जो उरीपुर है, ठीक है, सॉरी जो आय है, ये क्या है, ये चेर शासक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के बताया कि ये इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे किया था। जो अदन है, ठीक है, यहाँ पे 2 राजा मेन की बात हो रही है, अदन और उनके पापा, जो उनके पिता की, जो महान जो थे शासक थे, जो पढ़े लिखे भी थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, जो आय है वो उरीपुर के ब्राह्मण के कवि का संरक्षण था, यानी कि जो उरीपुर है वहाँ पे पड़ता है उनके जो ब्राह्मण थे, और जो परी है वो मित्र था, उन्होंने की थी आय और परी। ठीक है, ये 2 राजा थे। ठीक है। तो विल्स ने विष्णु और अगस्त के साथ उनके संबंध के बलिदान के अग्नि गट्टे की विदंतियों से जारी का दावा किया था, और उनके एक पूर्वज ने बाघ को गोली मार दी थी। जो तपस्या की विदंती अडिगम, जा देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखे हैं। अडिगम जिसे इरूमपोराई और लॉर्ड ऑफ तागादुर के प्रतिद्वंदी नेंदुमन अंजी भी कहा जाता है, यानी कि अडिगम को क्या कहते हैं, अंजी भी कहा जाता है इसे। तो ये 7 रक्षक और प्रसिद्ध कवित्री ओव ओवइयार के समर्थक थे, जिन्होंने उनके बारे में और उनके बेटे पोगुटलाइन के बारे में कई गाने छोड़े, यानी कि कई चीज़ें लिखी। अब देखिए पहली बार शुरू में अच्छी तरह से रक्षक और कवित्री नहीं मिली। एक कविता के लिए, एक वर्तमान के लिए एक लंबे समय तक इंतजार करने पर ओवियार की शिथिलता को अभिव्यक्ति मिलती है। जल्द ही हालांकि उनके बीच एक परिपूर्ण समझ पैदा हो गई। कवित्री नायक के लिए उनकी प्रशंसा और उनकी उपलब्धि है, और उनके खाते में टोडीमन के लिए कूटनीतिक मिशन है। अपनी ओर से अंजी ने कई मूल्यवान प्रस्तुतों द्वारा अपनी भक्ति दिखाई, जिसमें एक दुर्लभ मैरोबोलन फल था जो बुढ़ापे की बीमारियों को रोकने के लिए, दीर्घायु को आश्वस्त करने के लिए विश्वास करता था। अब देखिए अंजी जो है,
जो अधिगमन जिसे कहते हैं, जो अंजी हैं, इन्होंने कई मूल्यवान देखिए जो वस्तुएं हैं उनको सामने लेके आए। अब देखिए जैसे बुढ़ापे में कई बीमारियां उनको रोकने के लिए क्या था, और अपने आप को दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र का करने के लिए कई चीज़ें जो थी वो लेके आए। ओवियार के अनुसार देखिए जो अधिगमन थे एक परिवार से पैदा हुआ था जिसने देवताओं को पूजा और बलिदानों से सम्मानित किया। यानी कि ओवियार जो हैं वो लिखते हैं कि जो अधिगमन थे यानी कि जो अंजी थे वो देवताओं को पूजते थे, बलिदान में विश्वास रखते थे और दुनिया में स्वर्ग से मीठा गन्ना पेश किया और दुनिया पर राज किया। देखिए यहाँ पे अधिगमन जो आदिगमान मैंने आपको बताया ना ऊपर लिख के, जो आदिगमान है उन्होंने क्या किया, गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यही आता है को एग्ज़ाम में कि बताइए कि लाल चेर किसे कहते हैं, वो कहते हैं शेनुगुटवन को। पत्नी पूजा जिसे कणगी पूजा कहते हैं वो किसने शुरुआत की थी, शेनुगुटवन ने। आदिगमान ने क्या किया था, गन्ने की खेती शुरू की थी। ठीक है, तो इनके जो दो राजा मेन हैं इनके बारे में ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये के बारे में थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं कि जो चेरा राजवंश है उनके बारे में देखते हैं। देखिए चेरा राजवंशों ने दो विभिन्न कालों में शासन किया। प्रथम चेरा राजवंशों ने संगम युग में शासन किया, जबकि द्वितीय चेरा वंश ने 9वीं शताब्दी के आगे शासन किया। यानी कि जो प्रथम चेरा वंश थे उन्होंने संगम युग में शासन किया, जो दूसरे जो चेरा वंश थे उन्होंने 9वीं शताब्दी तक जो है 9वीं शताब्दी में शासन किया। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है वो दो भागों में बटा हुआ है। हम चेरा राजवंश के बारे में संगम लेख के द्वारा पता चलता है कि चेराओं द्वारा शासित क्षेत्रों में कोचीन थे, उत्तर त्रावणकोर थे, दक्षिण में मालाबार थे। यानी कि चेरों का जिन पे राज्य था वो कौन से क्षेत्र थे, कोचीन थे, उत्तर त्रावणकोर और दक्षिण में मालाबार। इनकी राजधानी थी देखिए किंजतुर जो थी, और कंदलूर और कुरुवांची से, या वंजी आप सीधे कह सकते हैं कि इनकी जो राजधानी थी वो वंजी थी। बाद के राजाओं की राजधानी देखिए, जैन की जो पहले जो चेरा वंश थे उनकी राजधानी वंजी थी। बाद के जो जो चेर राजा थे उनकी जो राजधानी थी वो महोदयापुरम थी। इनका राज चिन्ह क्या था, धनुष था और तीर था। धनुष याद रखिए, धनुष था इनका जो राज चिन्ह, यानी कि जो इनका झंडा बना होता था वो धनुष बना होता था उसके ऊपर। इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर धनुष यंत्र का चिन्ह अंकित होता था। अब देखिए उठ्यान चेरा लाथन के बारे में देखते हैं। इसे चेरा के प्रथम राजा के रूप में दर्ज किया गया। यानी कि अगर हम बात करें कि चेर वंश के राजा के पहले राजा कौन थे, वो थे उठ्यान। ठीक है, चोलाओं से हारने यानी कि चोल से हारने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। देखिए मैं आत्महत्या तो कर ली, तो ऐसा नहीं है आत्महत्या कर ली, पर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनको मारा गया था। जब देखिए चेर वंश के राजा ने चोल वंश के राजा करिकाल के पिता की हत्या कर दी, तो बदले में उन्होंने इसको मार दिया। सेंगतुवन इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसे शेनगुटवन भी कहते हैं। ठीक है, वह प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलाप तिक्रम का नायक था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि चेर वंश का कौन सा राजा सिलाप तिक्रम का नायक था, तो आप ये कह सकते हैं सेनगुटवन। इसने दक्षिण भारत में चीन को प्रथम राजदूत भेजा था। ठीक है, दक्षिण भारत से क्या था, चीन को, यानी कि दक्षिण भारत से अपने राज्य से चाइना को एक पहला राजदूत भेजा था। इसकी राजधानी करूर थी, यानी कि जब उठ्यान थी इनकी राजधानी करूर थी। इसकी जल सेना विश्व में सर्वोत्तम थी। द्वितीय चेरा वंश की बात करते हैं कि जो देखिए पहले चेरा वंश जो थे जो पहले थे, बाद के जो चेरा वंश थे, ठीक है, जो 9वीं ईडी के बाद आए थे उनकी बात करते हैं। देखिए कुल शिखारा अलवर ने द्वितीय चेरा वंश की स्थापना की, तो ये बता सकते हैं। देखिए जो पहले थे वो उठ्यान थे, द्वितीय वाले कुल शिखारा थे। ठीक है, इनकी राजधानी महोदयापुरम थी, जिन्हें मदुराई भी कई बार कह देते हैं। ठीक है, तो द्वितीय चेरा राजवंश का राजा वर्मा कुलशेखरा अंतिम राजा थे। इसने 1090 से 1102 एडी तक शासन किया। इसके बाद चेरा राजवंश समाप्त हो गया। चोल राजवंशों ने 300 बीसी से 13वीं शताब्दी के बाद तक शासन किया, जबकि उनके प्रदेश बदलते रहे। इनके शासनकाल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्व चोल, मध्य चोल और बाद के चोल। में या चोल साम्राज्य के बारे में तो देखिए फ्रेंड्स, चोल जो साम्राज्य था वो 300 बीसी यानी कि 300 ईसा पूर्व से लेके वो 1219 एडी तक रहा था। ठीक है, इसका कारण क्या है, देखिए लगभग इन्होंने 1000 साल तक राज किया था, पर लगातार नहीं किया था। इनका बीच में पतन हो गया था पांड्यों के हमला के कारण। तो जैसे हमने चेर साम्राज्य पढ़ा था ना
कि पहले भी चेर साम्राज्य था, बाद में भी आया। तो ऐसे ही पहले देखिए जो चोल साम्राज्य था, ठीक है, बाद में पांड्यों के युद्ध के कारण ये ख़त्म हो गया था, पतन हो गया था। बाद में 9वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक तो ये फिर से आए थे, यानी कि तकरीबन 800 ईस्वी से 1219 ईस्वी तक ये रहे थे। तो आइए चले जानते हैं इनके बारे में। देखिए, चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण में भारत और पास के अन्य देशों के तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना भाई, जो चोल साम्राज्य था वो भारत का एक राजवंश था, जो जो साम्राज्य था, बहुत ज़्यादा पावरफुल इसके राजा थे। ठीक है, जब पहले की चोल की बात करें साम्राज्य की, सबसे पहली बार आया था, उसमें जो करिकाल थे, ठीक है, करिकाल थे, सबसे पावरफुल राजा थे करिकाल। बाद में देखिए जब पतन हुआ, पतन होने के बाद फिर आए विजयालय, ठीक है, 850 AD में, जिन्होंने फिर से चोल साम्राज्य का उदय किया। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ एक बार चोल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। चोल साम्राज्य का अभ्युदय या उदय 9वीं शताब्दी में हुआ और दक्षिण प्रायद्वीप का अधिकांश भाग इसके अधिकार में था। चोल साम्राज्य शासकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीवों पर भी इनका अधिकार था। देखिए, जो चोल साम्राज्य है ये 9वीं शताब्दी में उदय हुआ, यानी कि 850 AD में या 850 ईस्वी में आया। तो दक्षिण का जो प्रायद्वीप वाला पार्ट है उसके तकरीबन वहाँ पे इनका कब्जा था, तंजावर वाला एरिया भी इनके कब्जे में था, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे श्रीलंका पर भी इनका कब्जा था। देखिए, श्रीलंका के अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मलेशिया, मैं बात करूँ यहाँ पे मलेशिया के अलावा थाईलैंड की, तो इन पर भी इनका कब्जा था। जी हाँ, श्रीलंका पर भी कब्जा था, मलेशिया पर भी कब्जा था, थाईलैंड पर भी कब्जा था और चाइना के ऊपर भी हमला करते रहते थे, उसके भी कुछ पार्ट पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था इनकी जो समुद्री सेना थी, जो इनकी नेवल आर्मी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से अलग अलग देशों पर हमला करके उनको जीत रहे थे, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इन्होंने साम्राज्य अपना फैलाया हुआ था। कुछ समय तक इनका प्रभाव कलिंग और तुंगभद्र द्वाब पर भी छाया। देखिए, तुंगभद्र का मतलब, द्वाब का मतलब होता है, द्वाब का मतलब होता है कि दो दरियाओं के बीच की धरती, यानी कि कलिंग पर भी इनका प्रभाव था, तुंगभद्र वाले एरिया पर भी इनका प्रभाव था। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। मैंने आपको बताया ना कि इनका मलेशिया पर कब्जा था, इनका थाईलैंड पर कब्जा था। कारण क्या था? नौसेना, जो शक्तिशाली इनकी नौसेना थी, नेवल आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव कायम करने में सफल हो सके। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का निस्संदेह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद करीब 2 शताब्दियों अर्थात 12वीं ईस्वी के मध्य तक चोल शासकों ने न केवल एक स्थिर प्रशासन दिया, वर्ण, कला, साहित्य को भी बहुत प्रोत्साहन दिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चोल काल दक्षिण भारत का स्वर्ण युग था। अब देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना कि बहुत पावरफुल किंगडम था, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है। अब देखिए कि इन्होंने 2 शताब्दी तक क्या किया कि एक स्थिर शासन दिया, यानी कि जो इनके राजा थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ऐसा नहीं है कि एक राजा बढ़िया है तो बाकी बेकार है, राजा बहुत बढ़िया थे। राजा बढ़िया होने से जो इनका जो ये शक्तिशाली साम्राज्य होने का सबसे जो बड़ा कारण बनता है। देखिए, इन्होंने क्या किया था, कला और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया था। आप देख सकते हैं कि अगर हम संगम काल की बात करें, चोल चेर पांड्या की बात करें, ठीक है, संगम काल को क्यों जानते हैं? क्योंकि संगम काल में देखिए कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो साहित्य है वो लिखा गया है। इनकी जो तमिल जो लिटरेचर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या था, सबसे ज़्यादा लिटरेचर साहित्य लिखा गया था संगम काल के अंदर। तो संगम काल को भी स्वर्ण काल कहा जाता है लिटरेचर का। तो देखिए, ऐसा ही मानते हैं कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जैसे देखिए कि संगम काल में लिटरेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसी कारण जो था दक्षिण भारत का जो चोल काल था उसे भी स्वर्ण युग मानते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए शक्तिशाली साम्राज्य तो था, साथ में कला और साहित्य भी बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन दिया गया था। ये था इनका ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे चोल साम्राज्य के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा सा फैक्ट दे दूँ यहाँ पे। देखिए, चोल साम्राज्य की अगर मैं बात करूँ इनकी राजधानी के बारे में, इनकी राजधानी कौन सी थी? वो थी
ठीक है, ये र के ऊपर 2, ठीक है, उरैर यूर, ठीक है, उरैर तो इनकी राजधानी थी, ठीक है, और तंजावर इनकी राजधानी थी, ठीक है, उरैर, तंजावर और मंतूर ये इनकी राजधानी थी, ठीक है। तो आप ये अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि देखिए ये पेन नहीं है मेरे पास, स्क्रीन पे करना पड़ता है इसलिए। उरैर, उरैयूर, तंजावर और मंतूर ये क्या थे, इनकी राजधानी थी। इनकी कोई भी फिक्स कैपिटल नहीं थी, यानी कि इनकी कोई पक्की राजधानी नहीं थी, इनकी अलग अलग राजधानियाँ थी, ठीक है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो चेर शासक थे उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष। और अगर मैं बात करूं चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह होता है कि वो झंडे के ऊपर बना होता है प्रतीक चिन्ह, तो वो था बाघ, ठीक है, बाघ यानी कि टाइगर, तो इनका प्रतीक चिन्ह था। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, यूजीसी नेट के या वैसे भी किसी एग्जाम में भी आ सकता है, बताइए कि जो बाघ था वो किसका प्रतीक चिन्ह है, बताइए। तो वो है चोल साम्राज्य का, ठीक है। उसके बाद चोल राज्य को ही देखिए कोरोमंडल भी कहते हैं, यानी कि कोरोमंडल जो है वो चोल साम्राज्य को ही कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है कोरोमंडल किसे कहते हैं, चोल साम्राज्य को, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। देखिए वीडियो में जो लिखा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो तो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा जितना हो सके मेरे को लगता है कि मैं आपको नॉलेज दूँ, तो आप वो भी नॉलेज लीजिए, साथ साथ उसे लिख भी लीजिए, वो आपके ही काम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का सामंती सरदार था। सामंत का मतलब होता है कि किसी राजा ने, देखिए जैसे पल्लवों का सामंती सरदार है ना, सामंत का मतलब होता है टैक्स इकट्ठा करने वाला, यानी कि जो टैक्स इकट्ठा करते थे उनका सरदार था। किन के अंडर काम करता था, पल्लव वंश के अंडर, ठीक है। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में ले लिया और पांडव पर चढ़ाई कर दी, ठीक है। यानी कि देखिए इसने क्या किया, पहले ये पल्लवों के अंडर था, बाद में तंजौर को अपने कब्जे में किया, जिसको जो बाद में राजधानी बना। फिर इसने पांड्यों के ऊपर क्या किया, हमला कर दिया। तो देखिए 897 ईस्वी तक ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। उन्होंने क्या किया कि पल्लव शासक की हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद सारा राज्य अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। इसके बाद पल्लव इतिहास के पन्नों से विलीन हो गए, पर चोल शासकों को राष्ट्रकूट के विरुद्ध भयानक संघर्ष करना पड़ा। आप देखिए सबसे पहले जब इन्होंने पल्लव वंश को हटाया, पहले इन्होंने हमला किया पांड्यों पर, फिर इन्होंने हमला किया पल्लव वंश को भी हटा दिया, फिर उसके बाद इन्होंने राष्ट्रकूट पर भी हमला किया, यानी कि पांड्या, पल्लव और राष्ट्रकूट पर हमला किया। बट इनका राष्ट्रकूट पर नहीं चला, क्योंकि राष्ट्रकूट का जो राजा था, राष्ट्रकूट का जो शासक था कृष्णा तृतीय, उसने 949 ईस्वी में चोल का जो सम्राट था प्रांतक प्रथम, यानी कि प्रांतम वन, उसको पराजित कर दिया। यानी कि जब इन्होंने पांड्य को हरा दिया, पल्लव को हरा दिया, इनको ये बहुत शक्तिशाली हो गए, पर ये राष्ट्रकूट के शासक कृष्णा तृतीय से हार गए 949 से, ठीक है। तो बाद में जब ये हार गए तो इनका जो क्षेत्र था, यानी कि जो उत्तरी जो क्षेत्र था चोल साम्राज्य के जो अधीन था, वो राष्ट्रकूट के शासक के कब्जे में चला गया। अब देखिए इससे क्या हुआ, जब ये चोल शासक हार गए तो चोल वंश को बहुत बड़ा धक्का लगा कि भाई हम पांड्यों को हरा चुके हैं, हम वो पल्लव को हरा चुके हैं, पर जो इसका जो शासक है राष्ट्रकूट, उसने इन्हें हरा दिया। अब देखिए लेकिन जब 16 साल बाद यानी कि 965 ईस्वी आई, तो जब कृष्णा तृतीय, जिसने राष्ट्रकूट का जो शासक था ना कृष्णा तृतीय, जिसने हराया था पल्लव वंश को, राजा को, जब उसकी डेथ हो जाती है कृष्णा तृतीय की, तो इसके बाद फिर देखिए ये फिर से उठ खड़े हुए। यानी कि जब राष्ट्रकूट के जो राजा है उसकी मौत हो जाती है तो ये फिर से उठ खड़े होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम बात करेंगे राजवंश के, ठीक है, यानी कि चोल राजवंश के शासकों की सूची के बारे में कि कौन कौन से थे। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि ये 300 BC से लेकर 1219 तक तकरीबन रहे थे, लगभग 1000 साल तक रहे थे। ये 2 पार्ट में पढ़े थे हमने, ठीक है, एक पहले वाले एक बाद में वाले। यानी कि चोल वंश की जो स्थापना थी वो विजयालय ने की थी, लेकिन उससे पहले
अगर मैं संगम काल की बात करूं, संगम काल के टाइम पे जब हम चोल चेर पांड्या की बात करते हैं, मैं अगर संगम काल की बात करूं तो उस समय जो चोल वंश जो था वो शुरू किया था इलैयनजेत चेनी ने, ठीक है, इलैयनजेत चेनी ने ही शुरू किया था संगम काल के दौरान चोल राजवंश, फिर बाद में विजयालय ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो देखिए इलैयनजेत चेनी जो थे वो संगम काल के दौरान थे, चोल वंश के राजा। बाद में उनके बेटे आए करिकाल। करिकाल जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक हैं करिकाल। मैं अगर आपको चोल वंश के बारे में बात करूं, संगम काल के बारे में, संगम काल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे करिकाल के बारे में पढ़ेंगे। करिकाल चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा है। अगर क्वेश्चन आपको आए तो आपको करिकाल से ही आएगा तकरीबन, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करिकाल देखिए चोल वंश का राजा था। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका से 12,000 गुलाम को ये बंदी बना के भारत में लाए थे करिकाल। आप देखिए 12,000 सैनिकों को बंदी बनाकर यहाँ पे लाना, तो कितना वो महान शासक होगा। जो कावेरी नदी के किनारे, यानी कि जो कावेरी नदी है उसके किनारे जो 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर का जो बांध है, जो पुल बना हुआ है, वो भी इसने बनाया था करिकाल ने। इनकी पहली बात तो ये वहाँ से बंदी बना के ले आए। दूसरी बात, जो कावेरी नदी के किनारे जो 160 किलोमीटर जो लंबा बांध बना हुआ है वो भी करिकाल ने बनाया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए करिकाल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इनकी। तो जो कावेरी पट्टनम है, जिसे देखिए पुहार बंदरगाह भी कहते हैं, यानी कि जो पुहार बंदरगाह है जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, इसका निर्माण भी किसने कराया था? करिकाल ने कराया था। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बताइए कि कावेरी पट्टनम का निर्माण किसने करवाया? करिकाल ने, ठीक है। करिकाल सबसे महत्वपूर्ण राजा है चोल साम्राज्य का, ठीक है। बाद में राजा भी आए पर वो इतने महान नहीं थे जितने करिकाल थे। वैसे अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में, बताइए कि चोल साम्राज्य की जो शुरुआत है वो किसने की? वो विजयालय ने ही की थी, क्योंकि इसके बाद देखिए जो राजा थे वो कंटिन्यू आते रहे, ठीक है, लगातार आते रहे। उसके बाद देखिए विजयालय जिन्होंने चोल साम्राज्य की शुरुआत की है 850 से 875 तक ये रहे। फिर आदित्य, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रांतक प्रथम जो हार गए थे राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय से, प्रांतक द्वितीय, ये साथ में इनके देखिए जो शासनकाल लिखा है आप इसे देख लेना। राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, कुलुतुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलुतुंग द्वितीय। देखिए यहाँ पे लिखा है ना द्वितीय तृतीय, ये क्यों लिखते हैं? ऐसा नहीं था कि वो अपने बेटों के नाम ऐसे रखते थे कुलुतुंग द्वितीय तृतीय, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ऐसा होता था, जो हिस्टोरियन है ना, इतिहासकार, इन्होंने आपकी सुविधा के लिए इनको नाम द्वितीय तृतीय दिया है। ऐसा नहीं था कि एक राजा अपने बेटे का नाम द्वितीय रख रहा है या तृतीय रख रहा है, ऐसा नहीं है। ये इतिहासकारों की देन है कि ताकि आपको कहीं पे गड़बड़ ना हो, आपका मिक्सचर ना हो, ठीक है। आप देखिए जैसे कुलुतुंग प्रथम है, जब इनके बेटे हैं विक्रम चोल, कुलुतुंग प्रथम जैसे महान थे, तो होता क्या था कि जो राजा होता था वो अपने पिता का नाम अपने बेटे को देता था, ठीक है, यानी कि उसको अपने दादा का नाम मिलता था, ठीक है। तो ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए चोल काल में जो टैक्स लगाए जाते थे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आयम टैक्स था, ये राजस्व कर था। उसके बाद मरम जाडी, ये वृक्ष कर था, वृक्ष के ऊपर टैक्स लगता था। कड़मै, ये सुपारी कर था। मनाई रह, ये गृह कर था, हाउस टैक्स। कढ़ाई रह, ये देखिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला टैक्स था। पेवीर, ये तेलघानी टैक्स था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा लेक्चर आपको किसी में भी नहीं मिलेगा, आप चाहे यूट्यूब पे सर्च करके देखिए कि इतना आसानी से और इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव कराएंगे। मैंने आपको यहाँ पे इतना कुछ करा दिया कि ताकि आपको कोई भी बुक ना पढ़नी पड़े, हर एक एग्ज़ाम आप इसमें से आसानी से कर पाओगे। पेवीर जो था वो तेलघानी कर था। किडाका काशू, ये नर पशुधन कर था। कड़ी में लगान था, ठीक है। पाडिका वल, ये ग्राम सुरक्षा कर है। वैशाली परम, ये क्या था? ये द्वार कर है। मग्नमय, ये क्या था? ये व्यवसाय कर है। आजीविकाशु, ये क्या है? जीविका पर लगने वाला कर, यानी कि इनकम टैक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे चोल राजवंश जो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक थे, इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में,
तो देखिए, चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टध्यायी से मिलती है। यानी अगर हम चोल की बात करें तो इस विषय में जानकारी मिलती है हमें कहाँ से? पाणिनि की जो अष्टध्यायी है किताब है उससे। अष्टध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा की ग्रामर यानी कि उसकी व्याकरण का नाम है। चोल वंश के विषय में जानकारी के अन्य स्रोत हैं, यानी कि अगर हम चोल वंश के बारे में बात करते हैं तो वो महाभारत है, वार्तिक है जो कात्यायन ने लिखी थी, ठीक है, और संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, और टॉलमी जो थे भूगोल के जनक, ठीक है, इन्होंने भी लिखा था। तो इनसे हमें चोल राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। चोल राज्य देखिए आधुनिक कावेरी नदी घाटी कोरोमंडल तिरुचिरापल्ली तंजौर तक विस्तृत था, ठीक है। मैं आपको बताया ना कोरोमंडल किस राज्य को कहते हैं? चोल राज्य को ही कहते हैं। यह क्षेत्र उसके राजा की शक्ति अनुसार घटता बढ़ता रहता था। इस राज्य की कोई एक स्थायी राजधानी नहीं थी। मैंने बताया था ना उरियर, मंतूर और साथ में और जो तंजावर इनकी राजधानियाँ थी, तो इनकी कोई फिक्स कैपिटल या कोई पक्की राजधानी नहीं थी। साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इनकी पहली राजधानी उत्तरी मनलूर थी। कलंतर में उरियर और तंजावुर इनकी राजधानी बनी। तो पहले कौन थी? मनलूर। चोलों का शासकीय चिन्ह बाघ था, ठीक है, यानी कि जिनका प्रतीक चिन्ह कौन था? बाघ। चोल राज्य किल्ली, बलावन, सोगबीदास तथा निनई जैसे नामों से प्रसिद्ध था। भिन्न भिन्न समयों में उरकपुर, तंजौर और गंगकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाकर इस पर विविध राजाओं ने शासन किया, यानी कि इनकी राजधानियाँ अलग अलग बनती रहीं। चोल मंडल का प्राचीन इतिहास सबसे स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। पल्लव वंश के राजा उस समय बहुत आक्रमण करते थे। आप देखिए पल्लव वंश के राजा थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आक्रमण करते थे और उसे अपने राज्य पर विस्तार का उपयुक्त क्षेत्र मानते थे। वातापी के जो चालुक्य राजा भी दक्षिण दिशा में विजय यात्रा करते हुए इसके आक्रांत करते रहे। यानी कि देखिए जो वातापी के जो चालुक्य राजा है वो भी इनके ऊपर हमला करते रहते थे। यही कारण है कि 9वीं सदी के मध्य तक चोल मंडल के इतिहास का कोई विशेष महत्व नहीं है और वहाँ कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं था जो कि अपने राज्य के उत्कर्ष में विशेष रूप से समर्थ हुआ हो। मैंने आपको बताया था ना कि 9वीं शताब्दी के मध्य में देखिए कि यहाँ पे कोई ऐसा राजा नहीं है विजयालय के बाद कि जिसने बहुत ज़्यादा बढ़ाया हो आगे इसे। इसके जो शासक थे सारे ही महान थे, पर जैसे करिकाल के पहले मैंने आपको बारे में बताया ऐसा महान कोई भी नहीं हुआ। तो बात करते हैं पांड्या साम्राज्य की। देखिए पांड्या राज्य दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित था। यह लगभग 6वीं शताब्दी BC से शुरू हुआ और लगभग 15वीं शताब्दी AD में समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पांड्या राज्य है कहाँ पे? दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, ठीक है, और ये 6वीं शताब्दी BC से लेके 15वीं शताब्दी AD तक समाप्त हो गया। देखिए पांड्या राज्य का संगम युग से विकसित आज के मदुरई के जिले तिरुनेलवेली तमिलनाडु में रामनद के साथ बढ़ा। देखिए यहाँ पे क्या था, जो पांड्या जो राज्य है, ठीक है, तो वो जो पांड्या राज्य है वो कहाँ पे? जो आज का मदुरई जो जिला है ना, जो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में स्थित है। तो सिंपल सी बात आप ये रखें, जो मदुरई जो है तमिलनाडु में, उसमें क्या था? ये पांड्या साम्राज्य था। मदुरई राजधानी शहर था और कोरकाई राज्य का मुख्य पोत था जो कि व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना। यानी कि जो मदुरई थी, देखिए जो आज का मदुरई है वो उस समय पांड्या की राजधानी थी। बाद में जो कोरकाई है वो राज्य का मुख्य पोत था, ठीक है, यानी कि जो कोरकाई जो राज्य है उसमें क्या था? उसमें व्यापार वगैरह होता था। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि व्यापार कहाँ होता था? कोरकाई में। संगम साहित्य पांड्या राजाओं की लंबी सूची बताता है जिसमें कई राजा प्रसिद्ध हुए। यानी कि देखिए अगर हम बात करें पांड्या साम्राज्य की तो आपको कई ऐसे राजा मिल जाएंगे जिनकी जो सूची है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिनमें से हम देखिए कुछ फेमस राजा के बारे में बात करेंगे। यानी कि देखिए लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन हम उतने ही राजा के बारे में यहाँ पे बात करते हैं जितने की इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात यहाँ पे देखिए करते हैं मधुकुदमती, ठीक है, मधुकुदमी ने अपनी जीत को मनाने के लिए कई बलिदान दिए, इसलिए इसे पल्याग सलाई की उपाधि दी गई। यानी कि देखिए जो मधुकुदमी है, जो राजा है इनके पांड्य के, तो उन्होंने देखिए काफ़ी बलिदान दिए, इनकी काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, तो इनको उपाधि कौन से मिली? पल्याग सलाई की। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए
कि पल्याग सलाई की उपाधि पांड्या के किस राजा को मिली है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको देखिए, मधुकुंती को मिली थी। एक दूसरा पांड्या राजा बूथा पांड्या एक महान योद्धा था और तमिल कवियों का प्रशंसक भी था। यानी कि कहने के बाद ये है कि दूसरा जो पांड्या राजा था वो कौन था, वो तमिल कवियों का प्रशंसक था। देखिए, अरिया पढ़ाई कदन था। नेंडू जेलियन भी एक प्रसिद्ध पांड्य शासक थे। यानी कि देखिए, जो अरिया पड़ा कदन था, जो नेंडू जेलियन थे, ये प्रसिद्ध पांड्य शासक थे। देखिए, इनके नाम बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं। तो उन्होंने शिल्पाधिगरम, जो एक महाकाव्य है शिल्पाधिगरम के नायक को गलती से मृत्युदंड दे दिया। यानी कि देखिए, यहाँ पे एक जो महाकाव्य है शिल्पाधिगरम, तो इसमें जो एक नायक है, जो राजा है जिनके ऊपर ये महाकाव्य बेस्ड है, जिनके ऊपर, तो हुआ क्या था, जो उनका नायक है उनको गलती से मृत्युदंड दे दिया गया था, लेकिन सच जानने पर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि पांड्या का ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने अपना गलती से मृत्युदंड देने के बाद अपना ही जीवन त्याग दिया। तो वो थे अरिया पदाई कदन था नेंडू जेलियन। ठीक है। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण शासक थलाई लगंतु नेंदू जेलियन थे, जिनका शासन लगभग 210 AD तक रहा, जिसने चेर, चोल और 5 अन्य छोटे छोटे राज्यों की संगठित सेना को थलाई लगनम नामक जगह पर पराजित किया, जिसकी व्याख्या 10वीं सदी के लेख में की गई है। यानी कि अगर हम 10वीं सदी के अभिलेख की बात करें, एडिक्ट्स की बात करें, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो पांड्या का जो एक शासक था जिसका नाम थलाई लगंतु नेंडू जेलियन था, उसने क्या किया था कि चेर, चोल और 5 जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो उनकी इकट्ठी सेना आई थी पांड्यों से लड़ने के लिए, इन्होंने उसको सभी को पराजित कर दिया था। तो क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि बताइए कि चोल, चेर और अन्य राज्यों की सेना को किसने हराया था, पांड्य शासक ने। तो वो थे थलाई लगंतु नेंदू जेलियन। कहाँ पे रहा था, थलाई लगनम पे। ठीक है। तो देखिए, इसने कई तमिल कवियों को आश्रय दिया, जिसमें मुंगड़ी मरुथर भी थे। यानी कि देखिए, इसमें जो तमिल कवि थे, इनके प्रशंसक थे। जो आपको पता ही है कि जो तमिल जो कवि हैं, ये समय समय पर क्या करते थे, आपस में मीटिंग करते थे, जिसको संगम कहा जाता था। अब देखिए, ये संगम कवि यानी कि जो तमिल कवि हैं, उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। पांड्या राज्य का रोमन राज्य के साथ व्यापार था, जिसने व्यापार को लाभान्वित किया, राज्य को धन संपन्न और खुशहाल बनाया। इनके देखिए, जो पांड्या राज्य था, इनका विदेशी व्यापार था रोमन साम्राज्य के साथ। ठीक है। उसके बाद क्या किया, इनका जो व्यापार काफ़ी अच्छा था। तो नेक्स्ट है, जतवर्मन सुंदर पांड्या ने पांड्या साम्राज्य पर 1251 से 61 तक शासन किया, जिसने श्रीलंका के द्वीपों को जीतने की वजह से द्वितीय राम कहा गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि देखिए कि द्वितीय राम किसे कहते हैं, कौन से राजा को कहते हैं, वो है जतवर्मन सुंदर पांड्या के जो शासक हैं। ठीक है। आपको बताइए कि जैसे श्री राम ने रावण को मारने वाला लंका को जीता था, तो वैसे ही जो जतवर्मन है, इसने जो श्रीलंका के कई द्वीप जो जीत लिए थे, कई इलाके जीत लिए थे, जिसकी वजह से इसे द्वितीय राम की उपाधि दी गई है। पांड्या का शासन 14वीं शताब्दी की शुरुआत से खत्म होने लगा, जब राजगद्दी के उत्तराधिकारी के लिए मतभेद शुरू हो गए और एक दावेदार ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी, जिसका नतीजा मलिक काफूर के नेतृत्व में सुल्तान का आक्रमण था। मुस्लिम आक्रमण की वजह से पांड्या का सफाया हो गया। अब देखिए, आपको पता ही कि कोई भी शासन जितना मर्जी लंबा हो, पर उसका कहीं ना कहीं तो अंत तो होता ही है। ऐसा ही हुआ था। देखिए, जो पांड्या शासक है, 14वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई, तब दिल्ली के सुल्तान कौन बने, अलाउद्दीन खिलजी। उनके जो खास कौन थे यहाँ पे, मलिक काफूर। अब हुआ ये था कि जब पांड्या का शासन बढ़ने लग गया, जब उनके राजा जो थे, नेक्स्ट जो राजा बनने वाले थे, उनमें उत्तराधिकारियों की जंग छिड़ गई। तो यहाँ पे राजगद्दी के लिए आपसी उनमें विवाद हो गया परिवार में। तो उसके बाद उनमें मतभेद शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगी कि आइए आप यहाँ पे आके हमारी हेल्प कीजिए। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर हमला कर दिया, हमला होने से वजह से क्या था, इनके ऊपर मुस्लिम आक्रमण कई हुए, जिनकी वजह से पांड्या का पूरा ही सफाया हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे पांड्य जो राजा है उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एग्जाम में इतना आता नहीं है। तो मैंने आपको जो मेन राजा थे जिनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में बता दिया है। तो इसके बारे में हम आगे करेंगे अगले लेक्चर में, संगम राजनीति के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।